आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ गियरिंग के बारे में। तो लॉ ऑफ गियरिंग है क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे गियर्स के लिए, गियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो गियर टर्मिनोलॉजी में हमने डिफरेंट टर्म्स जो गियर में यूज़ होती हैं वो सारी हमने पढ़ी थी। इसके बाद अब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि आपके लॉ ऑफ गियरिंग होता है क्या है और किस लिए हमारा लॉ है इम्पोर्टेंट। तो अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे ये सिंपल एक डायग्राम है उसे लेते हैं और इस डायग्राम के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो डिफरेंट गियर्स हैं जिनके सेंटर्स यहाँ पे डिफाइन है। O1 सेंटर गियर 1 का है, O2 जो सेंटर है वो आपके गियर 2 का सेंटर है। तो दो डिफरेंट गियर टीथ्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंगेज है। इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो पॉइंट Q से यहाँ पे डिनोट किया गया है। साथ में ही यहाँ पे अडेंडम सर्कल और जो रिडेंडम सर्कल्स हैं उनके बीच का जो पिच सर्कल है, यहाँ पे पिच सर्कल ड्रॉ किए गए। ये आपका गियर 1 के लिए पिच सर्कल है और ये आपके गियर 2 के लिए पिच सर्कल है। दोनों पिच सर्कल जहाँ पे मिलते हैं वो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर पॉइंट Q है और यहाँ से आपका गियर है वो कांटेक्ट में आता है। अब हमें ये देखना है कि किस तरह से हम इसको गियर को डिफाइन करते हैं और गियर का लॉ है वो डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट Q है जो कि आपके दोनों गियर के कॉन्टेक्ट पॉइंट के ऊपर है, यहाँ से एक हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो कि आपके गियर 2 के और गियर 1 के डिडेंडम सर्कल्स हैं उनको टच करते हुए निकलता है। यानी कि जो बेस सर्कल हैं उनको यहाँ से ये टच करेगा। तो यहाँ से जो बेस सर्कल बनेगा तो उस बेस सर्कल का जो डायमीटर है वो इस तरह से बनेगा। तो ये हम इसमें देख सकते हैं कि इसकी जो रेडियस है उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। एज इट इज़ यहाँ पे आपका इसका बेस सर्कल है जो कि इस तरह से ड्रॉ हो रहा है। तो दोनों ही बेस सर्कल के मिलाने वाली जो लाइन है वो लाइन हो गई MN। इस लाइन के ऊपर पॉइंट Q लाई करता है। अब इसके अकॉर्डिंग हम अगर देखते हैं कि यहाँ से अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी है आपकी गियर 1 की तो वो है ω1 एंड गियर 2 के लिए एंगुलर वेलोसिटी है ω2। O2 से टेंजेंट को मिलाने वाली लाइन ये हो गई N, यहाँ पे पॉइंट N से O2N। एज इट इज़ आपके गियर 1 के लिए O2M। अब इसकी वेलोसिटी अगर हम डिफाइन करें कि एंगुलर वेलोसिटी तो इसकी ω1 है, इसकी ω2 है, तो लीनियर वेलोसिटी इनकी क्या होगी? तो लीनियर वेलोसिटी जस्ट जो हमारी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो लाइन है O1Q, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर लाइन अगर हम एक ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपको दिखाई दे रही है V1। तो V1 है दैट मीन्स वेलोसिटी फॉर द गियर टूथ 1, लीनियर वेलोसिटी। अब इसकी ये वेक्टर फॉर्म है, इससे जस्ट परपेंडिकुलर ये हम ड्रॉ करते हैं। दूसरा वेक्टर है वो रहेगा आपका O2Q के लिए, तो वो है V2। इसको हम यहाँ पे इस लाइन के थ्रू यहाँ डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो लाइन है वो ये आपकी O2 के लिए लाइन दिखा रही है। तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि ये हमारा वेक्टर है V2 वेक्टर जो कि वेलोसिटी ऑफ गियर 2। तो अब दोनों जो वेक्टर्स है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब गियर के अकॉर्डिंग क्या रहता है कि जब दोनों की वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी अगर इक्वल होगी तभी दोनों गियर एक साथ मूव कर सकते हैं। तो दोनों की लीनियर वेलोसिटी एक होने के लिए क्या होना चाहिए कि दैट मीन्स दोनों का जो कंपोनेंट है जो आपके इस पाथ को फॉलो कर रहा है, जो आपके इस नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, उसकी वेलोसिटी दोनों ही कंपोनेंट के लिए इक्वल होनी चाहिए। तो ये जो पाथ है इस पाथ के ऊपर आपकी जो कॉमन वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हो गई V, जो कि इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में V वेलोसिटी के लिए आपके V1 का कंपोनेंट कौन सा होगा, V2 का कंपोनेंट कौन सा होगा, तो वो हमें कंसिडर करना है। अब V1 का कंपोनेंट के लिए यहाँ से जो एंगल दिखाई दे रहा है कि दैट मीन्स इसके ये जो टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर लाइन से ये एंगल 9 अल्फा है। तो दैट मीन्स यहाँ से इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। तो इस लाइन और इसके बीच का जो एंगल है वो एंगल हो गया अल्फा। एज इट इज़ यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लाइन है और इन दोनों के बीच का एंगल है वो बीटा है। तो ये एंगल यहाँ पे अगर बीटा एंगल है तो दैट मीन्स यहाँ से इसके ये एंगल बनेगा तो ये एंगल रहेगा आपका बीटा। तो यहाँ से यहाँ तक आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वो एंगल आपका बीटा हो गया। अब इनके दोनों के ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर अपने को लेने हैं तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेंगे V1 cos अल्फा और V2 के लिए V2 cos अल्फा, सॉरी V2 cos बीटा। अब दोनों जो कंपोनेंट हैं वो दैट मीन्स V के इक्विवेलेंट होने चाहिए, दोनों की वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि कॉमन नॉर्मल जो MN है उसके ऊपर V1 cos अल्फा की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट होगी, V2 cos अल्फा के। और V1 cos अल्फा है
वो है आपका लीनियर कंपोनेंट गियर 1 के लिए। तो गियर 1 के लिए जो लीनियर कंपोनेंट है उसे हम लिख सकते हैं ओमेगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो O1 क्यू, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है O1 क्यू इंटू ओमेगा, तो वो हो गया आपका B1 इंटू कॉस अल्फा, एज इट इज़ हमारे ओमेगा 2 इंटू O2 N O2 क्यू, तो O2 क्यू है वहाँ तक हमने इसको रखा, तो ये वैल्यूज़ आ गई आपकी। अब इसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं ये इस ट्राइंगल्स हैं O1 M एंड Q, तो O1 M Q जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के अंदर अगर आप यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू देखोगे तो cos अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी O1 M अपॉन O1 Q, तो यहाँ पे हम cos अल्फा इक्वल्स लिख सकते हैं O1 M अपॉन O1 Q, एज इट इज़ cos बीटा आपके ट्राइंगल O2 N Q, O2 N Q, इस ट्राइंगल के लिए cos बीटा की वैल्यू क्या होगी, cos बीटा की वैल्यू होगी आपकी O2 N अपॉन O2 Q, तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट की हैं। यहाँ से ये टर्म्स हैं ये आपकी कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आपके पास बचेगा ओमेगा 1 O1 M इक्वल्स ओमेगा 2 O2 N। इसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने में हो जाएगा ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल्स O2 N अपॉन O1 M, ऑल्सो फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स O1 MP एंड O2 NP। अब ये पॉइंट अगर हम यहाँ पे P कंसिडर करते हैं, जो कि P पॉइंट कौन सा है, O1 और O2 को मिलाने वाली लाइन के सेंटर का पॉइंट, तो जहाँ से ये पिच सर्कल क्रॉस होता है, तो वो पॉइंट यहाँ पे P है। अब ये पॉइंट P है तो ये हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, कि दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल अगर C1 O1 MP एंड O2 NP दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो हम यहाँ पे रिलेशन क्या लिख सकते हैं इन दोनों के बीच में, कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है O2 N अपॉन O1 M, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है, तो ये दोनों अगर एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर रेशियो में है, तो O1P और O2P उनके बीच में भी सेम रिलेशन होगा। तो यहाँ पे हमने ये रिलेशन लिख दिया। अब ये रिलेशन लिखते हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 विल बी इक्वल्स टू O2 N अपॉन O1 MP इक्वल्स O2P अपॉन O1P। तो ये रिलेशन है, यहाँ पे ये शो करता है कि आपके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है, उनके अंदर बीच में जो रिलेशन है वो आपकी एंगुलर वेलोसिटीज़ के रिलेशन के इक्विवेलेंट होता है। अब अगर हम यहाँ पे कहें कि आपका लॉ ऑफ गियरिंग वर्ड्स में कैसे डिफाइन करते हो, तो उसके लिए हम कहते हैं द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन ए पेयर ऑफ टीथ मस्ट ऑलवेज पास थ्रू द पिच पॉइंट। तो जो कॉमन नॉर्मल है वो हमेशा आपके पिच पॉइंट से पास होना चाहिए। दिस इज द फंडामेंटल कंडीशन for which must be satisfied while designing the profile for the teeth of gear wheels, and this is also known as law of gearing। तो यही है लॉ ऑफ गियरिंग जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि किस तरह से हम इनको डिफाइन करते हैं। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि लॉ ऑफ गियरिंग क्या है, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आगे के टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं।